हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप चल नहीं रही होगी, दौड़ रही होगी। तो चलो इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, पीनियल ग्लैंड एंड थैलेमस। ओके, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, हाइपोथैलेमस के बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या था, ये पार्ट था हमारे फोरब्रेन का। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड था? फोरब्रेन में था। और मैं ये बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने पढ़ लिया। ओके, क्लियर? और ये कहाँ थे? फोरब्रेन में। तो फोरब्रेन में ही एक और ग्लैंड है, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे हम लोग थाइमस ग्लैंड को। ठीक है, आज खुश हो जाओ, एंजॉय करो, क्योंकि पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड छोटा ही टॉपिक है, इसके आज टाइम कम लगेगा, तो तुम लोग खुश हो जाओ। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, पीनियल ग्लैंड पहले, फिर पढ़ेंगे हम लोग थाइमस ग्लैंड के बारे में। चलो, पीनियल ग्लैंड यदि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि क्या है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यदि एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसका मतलब कि ये एक हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ओके, तो ये किस हार्मोन्स को रिलीज करता है? मेलाटोनिन। चलो, ये तो बात सही है, बट एक चीज मैं पहले और बता दूं सबसे पहले कि पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन में तो रहता है। कहाँ है इसका लोकेशन? यदि हम लोकेशन की बात करें तो तुम लिख सकते हो इट इज प्रेजेंट इन द फोरब्रेन। अब फोरब्रेन में कहा रहता है? डायनसेफ्लॉन को याद करो, डायनसेफ्लॉन के पीछे जो हमने बात करी थी, क्या ये था हमारा मेडुला ऑब्लिंगाटा, इसके ऊपर क्या था? पॉन्स था, इसके ऊपर था मिड ब्रेन। ठीक है, और मिड ब्रेन के ऊपर क्या था? देख लो, इसका लोकेशन देख लो। मिड ब्रेन के ऊपर जब हमने देखा था तो एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिसके आगे में क्या था? यहाँ पे क्या था? हाइपोथैलेमस था। यहाँ क्या था? थैलेमस था। और यहाँ पे क्या था? पीनियल ग्लैंड। ये सारे के सारे क्या थे? डायनसेफ्लॉन के पार्ट थे। तो तुम बोल सकते हो पोस्टीरियर साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन। ओके, ये हुआ सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था पीनियल ग्लैंड। ओके, लोकेशन है, लोकेशन क्लियर? लोकेशन कहाँ है? इन फोरब्रेन। क्या बोल सकते हो? डायनसेफ्लॉन के पीछे, दोनों बात बोल सकते हो। पुराने जमाने में या अभी भी बहुत लोग क्या बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को, ये थर्ड आई है। यहाँ पे देखोगे जो हमारे शंकर भगवान को, शिव भगवान, उनके देखोगे यहाँ पे थर्ड आईज बने होते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि उनके जो थर्ड आईज हैं वो बहुत ही एक्टिव थे या डेवलप थे, मान लो, और वो थर्ड आई से सब कुछ देख लेते थे। तो ये पीनियल ग्लैंड का पोजीशन है, पीनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई बोलते हैं, लेकिन ये जो थर्ड आईज का पोजीशन है ये यहाँ नहीं, यहाँ से सीधे एक्चुअली इस पॉइंट के यदि आगे फ्रंट साइड में आओ तो ये पॉइंट यहाँ, इससे यहाँ पे थर्ड आई के जगह पे पीनियल ग्लैंड को बनाया, और इसको थर्ड आई को बोल देते हैं। ये किससे मिलके बना है? मिडल ऑफ
न्यूरॉन सेल्स। मतलब कि ये अपना कंट्रोल जो है वह अपने हार्मोन्स को कब रिलीज करना है, कब सिक्रीट करना है, कब स्टॉप करना है, इट्स अंडर इट्स कंट्रोल। ये अपने कंट्रोल में ही होगा। ये इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं कर रहा। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन्स ऐसा रिलीज नहीं कर रहा है जो जाके पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, लाइक थायराइड ग्लैंड, जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज कर रहा था। थायराइड ग्लैंड क्या होते थे, एक्साइटेड होते थे, स्टिमुलेट होते थे। हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, बट एज ए रेफरेंस अभी तुम लोग को बता रही हूँ कि इस तरह से पीनियल ग्लैंड को एक्साइट करने वाले कोई हार्मोन्स नहीं। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, तो इसका मतलब कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं है। तो बोलेगा नहीं भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कंट्रोल नहीं होना है, या किसी की वजह से एक्साइटेड स्टिमुलेट या फिर अपने जो भी हम हार्मोन्स को सिक्रीट करें उसको स्टॉप नहीं करना। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद ही अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सकता हूँ। यदि ऐसा लगे तो फिर उसको स्टॉप कर सकते। अब इस मेलाटोनिन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो भाई, हार्मोन्स तो सबका इम्पोर्टेंस है कुछ ना कुछ। ओके, हार्मोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे बॉडी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो सबका इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट्स करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स। मेलाटोनिन हार्मोन्स, और ये मेलाटोनिन हार्मोन्स का काम क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, एक जनरल जो पीपल होते हैं, मतलब जनरल जो लोग होते हैं, उनकी लाइफ का क्या है, साइकिल क्या है, उनकी लाइफ का रूटीन क्या है। 8 बजे 9 बजे मैक्सिमम वो क्या कर लेंगे, डिनर ले लेंगे, और फिर उसके बाद क्या आते होंगे, नींद आने लग जाती है। और देखोगे कि जिस आदमी की, या हमारी तुम्हारी भी हम बात करें कि यदि 10 बजे डेली सोने की आदत है, तो अचानक से देखोगे 10 बजे बहुत जोर की नींद आने लग जाएगी। और जब कभी तुम्हारा एग्जाम आता है, तुम चाहते हो 11, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ना, तो उस समय क्या होता है, यदि 10 बजे उस नींद को तुमने कंट्रोल कर लिया, तुम नहीं सोए, तो फिर क्या होता है, तुम्हें नींद नहीं आती है और फिर 3-4 घंटे आराम से। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेलाटोनिन जो होता है तुम्हारे स्लीप को रेगुलेट करता है, रेगुलेट स्लीप का ही नहीं सॉरी स्लीप को ही नहीं रेगुलेट करता है, तुम्हारे जो 24 आवर्स साइकिल है, इट रेगुलेट्स 24 आवर्स साइकिल। तुम्हारे 24 आवर्स साइकिल को भी रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, क्योंकि तुम्हारा जो भी डेली रूटीन है, तुम्हारा डेली रूटीन जो भी है, सोना जागना, स्पेशली दिया रहता है बुक्स में कि स्लीप और अवेक जो साइकिल्स है उसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। ये इसकी वजह से दिया गया है क्योंकि तुम्हारा जो एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, 9 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, तो 9 बजे देखोगे क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तुम्हें नींद आने लग जाती है। और 5 बजते बजते तुम्हारा जो है, हर आदमी का अलग अलग है, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम और स्टॉप, प्रोडक्शन को स्टॉप करना, उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है, वो उनके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। इसलिए कहा गया है कि मेलाटोनिन जो है वह डेली रूटीन को रेगुलेट करता है। तुम्हारी यदि रूटीन में एवरी डे 9 o'clock में सोना है और 5 o'clock में जगना है, तो तुम्हारी मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो होगा 9 बजे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और तुम्हें बहुत जोर की नींद आने लग जाएगी, ठीक है। और 5 बजने जैसे ही 5 बजने वाला होगा, उसके कुछ पहले से ही उसके प्रोडक्शन में कमी आने लग जाएगी और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा। तो एक तरह से तुम्हारे लिए अलार्मिंग का भी काम करता है। तुम देखना, यदि तुम्हारी आदत है डेली 5 बजे सुबह उठने की, तो 5 बजे तुम्हारी नींद खुल जाएगी। तुम इस रूटीन को फॉलो करते हो डेली, तो डेली तुम्हारे ये रूटीन में शामिल हो जाएगा मेलाटोनिन का प्रोडक्शन उस टाइम में, और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन। बट यदि तुम्हारा रूटीन जो है डिस्टर्ब होता है,
मान लो तुम आज 10 बजे सोए, कल 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, फिर तुम्हारा जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, तुम्हारा फिक्स रूटीन नहीं रहता है, तो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन का टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी किसी आदमी में देखोगे नींद उसको नहीं आती है, तो जैसे वो डायबिटीज के लिए इंसुलिन का हार्मोन दिया जाता है ना, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, वैसे मेलाटोनिन का भी इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल रेस्ट तो जरूरी है ना। एक आदमी को नींद नहीं आई 24 आवर्स, फिर अगले दिन नहीं आई, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ही बंद हो गया है, मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो गया, वो हार्मोन का डिसबैलेंस हो गया है, तो उसको बाहर से तो देना ही पड़ जाएगा इंजेक्शन। इसीलिए किसी भी आदमी के लिए लाइफ में डिसिप्लिन होना, लाइफ में रूटीन होना बहुत ही है। नहीं तो तुम्हारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो वो डिसफंक्शन कर रहे हैं। हमेशा घर में सुनते होगे मम्मी पापा या कोई भी जो बड़े बुजुर्ग घर में तुमको बोलते होंगे कि एक रूटीन फॉलो करो, ठीक है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें यदि हम, तो नाइट ड्यूटी आती है तो ठीक है, वो ना रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, उनका वही रूटीन लाइफ हो गया। ये बात स्लीप और अवेक साइकिल के साथ ही नहीं जुड़ी है, ये बातें उनके साथ भी जुड़ी हुई है, सॉरी उनके साथ क्या, हम सबके साथ डाइजेशन पैटर्न में भी जुड़ा हुआ है। जैसे तुम याद करो, अभी तो कोरोना में स्कूल बंद है, छोड़, लेकिन जब हमारा स्कूल खुला होता है, हमारा तुम्हारा किसी का भी, मतलब बच्चों का जब स्कूल खुला होता है तो क्या करते हो, एक लंच का टाइमिंग होता है। कभी कभी मान लो स्कूल का बेल खराब, ठीक है, नहीं काम किया, किसी को नहीं पता चल पाया, बेल रिंग नहीं हो पाई लंच टाइम में, और लंच टाइमिंग पता नहीं, मैं भूल भी गई, आई थिंक 11 o'clock होता होगा सारे स्कूल में, है। तो 11 o'clock मान लो तुम्हारा लंच टाइमिंग है, ठीक है। अब उस लंच टाइमिंग में यदि बेल रिंग नहीं हुआ तो अचानक से तुम देखोगे जैसे ही 11 बज जाएगा, या कभी कभी स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है तो उसमें मान लो लंच टाइमिंग जो हमारा डिफर कर गया, तो 11 बजे लगेगी बड़ी जोर की भूख, क्योंकि उस समय क्या लगेगा, हमारे पेट में चूहे दौड़ना, चूहे कूदना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम बोलते मैम बेल रिंग क्यों नहीं हो रही है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, तो क्या पेट में चूहा कूदने लग जाता है? नहीं, उस समय क्या होता है, मेलाटोनिन रेगुलेट करता है तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम को, क्योंकि उसको तो आदत है, चलो 11 बज गया, अब तुम क्या करो, तुम्हारा लंच का टाइम हो गया है, तुम मेलाटोनिन को रिलीज करना स्टार्ट करो। जब तुम खा लेते हो फिर बंद हो जाता है, फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है, मेलाटोनिन उसको क्या कर देता है, सिग्नल लगा देता है, बंद कर दो। तो इस तरह से जो भी हमारा, और तुम घर में भी रह रहे हो, डेली 9 बजे ब्रेकफास्ट करोगे तो तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क करना 9 बजे शुरू कर देगा। तो इसलिए जिस आदमी की रूटीन फिक्स है, डिसिप्लिन है, उनका जो बॉडी है वो अकॉर्डिंगली अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे से फंक्शन करता है, ठीक है। नहीं रूटीन फॉलो करोगे तो हमेशा बीमार रहोगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा, बॉडी डिसबैलेंस जो फंक्शन है तुम्हारा डिसफंक्शन करता रहेगा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि तुम्हारे टाइमिंग क्या है, न तुम्हारे सोने का टाइमिंग फिक्स है, न तुम्हारे जागने का टाइमिंग फिक्स है, न तुम्हारे खाने का टाइमिंग फिक्स है। तो कैसे मेलाटोनिन तुम्हारा डेली रूटीन को जो है वो रेगुलेट करे, तो तुम लिख सकते हो कि इट रेगुलेट्स डेली रूटीन ऑल्सो। जनरली तो सारे बुक में देखोगे ये चूंकि स्पेशली क्या करता है, इट रेगुलेट्स द स्लीप एंड द अवेक साइकिल्स, तो लिखा रहेगा 24 आवर साइकिल को तुम्हारे रेगुलेट करता है। तो तुम्हारे 24 आवर साइकिल में सोना और जागना ही नहीं होता, खाना पीना ये सब भी होता है, और इसके साथ साथ मतलब तुम्हारा ड्यूरेनल रिदम बोल सकते हो, ड्यूरेनल रिदम मतलब दिन भर का जो तुम्हारा रिदम है, तुम क्या करते हो, क्या रूटीन फॉलो करते हो, ये सबको रेगुलेट करता है। और 24 आवर्स स्लीप अवेक साइकिल तो हो ही गया, 24 आवर्स स्लीप अवेक साइकिल, ये तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा बहुत जो है वह दूसरे के भी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता था, याद करो आज के टाइम में, तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है, रेगुलेट्स योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आल्सो।
इसके बहुत काम है, बहुत लोड लिया हुआ है बेचारा ये, पीनियल ग्लैंड बहुत लोड लेकर रखा है। इसके अलावा तुम्हारे स्किन पिगमेंटेशन की बात करें या मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड स्किन पिगमेंटेशन। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है तो देखो चैट बॉक्स पर लिखो, कमेंट सेक्शंस में डाल दो, आई विल सॉर्ट आउट डेफिनेटली। और मैंने कुछ ऐसा खास बताया भी नहीं है, उसमें कुछ खास पढ़ना ही नहीं है, बस तुम्हें क्या पढ़ना है कि पीरियड टाइम जो होता है वो फोरग्राउंड में होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये तुम्हारे 24 आवर्स साइकिल्स को, स्लीप अवेक साइकिल, ड्यूरेबल साइकिल्स, इन सबको रेगुलेट। खत्म कहानी, खत्म राम कहानी तुम्हारी। ओके, अब चलो दूसरी राम कहानी स्टार्ट करते हैं। ये राम ही कहानी है, मान लो है ना, एक नई कहानी स्टार्ट ही करता है इसमें। चलिए हमारी दूसरी राम कहानी किसकी है? थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते रहते हैं, तो इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज है। थाइमस ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? थाइमोसिन। ये तो हार्मोन्स रिलीज हुआ, इसके लिए भी कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं होते, इनको एक्साइट करने के लिए उनको क्लियर। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लोकेशन कहाँ है? लोकेशन में देखो, जब ये लंग्स की बात आती है, सीधे एक ट्रायंगल बना दो, दो लंग्स है तो दो ट्रायंगल बना दो। चलो अब शांता बेचारा ऐसे खड़ा है, तो शांता का लेफ्ट साइड ये हुआ और राइट साइड ये हुआ, तो ये शांता क्या है? लंग्स। तो इसके लेफ्ट साइड में जो तुम्हारे हार्ट में शांता के हार्ट, मैं पहले बताई थी ना कि हार्ट थोड़े से ऐसे, जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है उसमें क्या बोल सकते हैं, धसा हुआ रहता है, हाँ वो घुसा हुआ रहता है, ऐसे करके इसलिए आप एक नॉक भी बन जाता है लेफ्ट साइड के लंग्स में। और यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ पहले ही रेस्पिरेशन में कि यहाँ क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है, ऐसे करके, और इधर इसके पीछे क्या था? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के आगे स्टर्नम के पीछे हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये इससे सटा हुआ नहीं है, ये इसके पीछे रहता है। जैसे यदि तुम्हारा ये स्टर्नम है और यहाँ पे हार्ट है, तो यहाँ इसके पीछे रहता है, ठीक है, क्लियर? मान लो ये स्टर्नम, यहाँ पे ऐसे हार्ट है, तो यहाँ पे ऐसे पीछे जो है ये ऊपर में यहाँ पे। ओके, अब देखो इसका रोल इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा है। कैसे इम्यूनिटी में है? ये क्या है? याद करो, क्या है ये? डॉगी को देने वाला हड्डी, वही है ना? ये हमारे बोन्स में किसका प्रोडक्शन होता था, याद है? यहाँ पे होता है रेड बोन मैरो, तो यहाँ प्रोडक्शन होता था आरबीसी का। मैंने क्या बताया था वो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में कि जो भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सबका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। मैंने ये बात करी थी, रेड बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन, और ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज द येलो बोन मैरो। ठीक है, क्लियर? येलो बोन मैरो में जब डब्ल्यूबीसी सेल्स का प्रोडक्शन होता है,
तो WBC सेल्स में याद करो उसके टाइप्स ऑफ सेल्स होते थे, दैट वाज द लिम्फोसाइट्स आल्सो। WBC के एक सेल्स के टाइप्स थे लिम्फोसाइट्स। ये क्यों बता रही हूँ, आगे कनेक्ट करूंगी मैं थाइमस में। तो लिम्फोसाइट्स, चलो एक मैं ब्लैक से बना दी और ये ब्लू से बना दी, ध्यान देना, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट्स यदि यहीं पे मैच्योर हो गए, यहाँ पे मैच्योर होने के बाद यदि ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली इंटर कर गए, मान लो ये ब्लू वाले जितने भी हैं ये यही मैच्योर हो गए और यहाँ आके ब्लड में आ गए। बोन मैरो के बाद कहाँ जाएगा, ब्लड में ही जाएगा ना WBC, वो तो बनेगा वहां, उसका रोल तो फिर ब्लड में ही है। और मैंने तुम्हें क्या बताया, थाइमस ग्लैंड का जो है रोल इम्यूनिटी में बहुत ही ज्यादा है। तो तुमने ये नहीं पूछा कि मैम आपने तो इम्यूनिटी के लिए WBC बताया था, फिर थाइमस ग्लैंड कहाँ से आ गया। तो चलो वही राम कहानी चल रही है ना। अच्छा, तो यदि हमारे WBC का जो लिम्फोसाइट्स है मैच्योर हो गया यहीं पे येलो बोन मैरो में ही, तब तो डायरेक्टली आ गया ब्लड में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि मैच्योर लिम्फोसाइट्स नहीं हो पाया, यदि लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाया, तो ये ब्लड में आने के पहले कहाँ चला जाएगा, ब्लड में तो आएगा लेकिन इसके बाद वो कहाँ जाएगा, फिर अगेन इट विल कम इनटू द ब्लड। इसको थाइमोसिन डायरेक्ट करेगा कि अरे अरे ये तो अभी तो मैच्योर ही नहीं हुआ है, तू चल चल, तेरे को ट्रेनिंग स्कूल लेके चलता। तो इस लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, थाइमस ग्लैंड। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो मैच्योर नहीं होते हैं, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। ओके, टी लिम्फोसाइट्स। और जो मैच्योर हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर लिम्फोसाइट्स को क्या बोला, क्या बोला हमने, बोलो यार, बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर, बी लिम्फोसाइट्स तो ब्लड में आ गए, अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्या काम करना स्टार्ट कर देंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। ध्यान दो यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। पहले मैं इसकी कहानी खत्म करूं फिर दूसरे पे आऊंगी। WBC का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, येलो बोन मैरो में। WBC में लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर हो जाते हैं बोन मैरो में ही, वो ब्लड में चले जाते हैं और अपना जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करने लग जाते हैं। कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी पता है क्या होता है, जो हमारे बाहर के एनवायरमेंट से या बॉडी के बाहर से जो एंटीबॉडीज बना के हमारे लिम्फोसाइट्स, उसके लिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, जो बाहर से हमारे एंटीजेन्स आते हैं। अब आ जाओ मेन कहानी, हम क्या पढ़ रहे हैं, चूंकि हम लोग थाइमस ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो हमें थाइमस ग्लैंड की स्टोरी चाहिए ना भाई। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या था हमारा, टी लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स है जो भी मैच्योर नहीं, तो उनको भेजा कहाँ गया, ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया, थाइमस ग्लैंड में भेजा गया। कौन भेजा, थाइमोसिन। जब इमैच्योर लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं ब्लड में, तब थाइमोसिन रिलीज होता है और वो डायरेक्ट करता है थाइमस ग्लैंड। फिर जब इनका प्रोडक्शन नहीं होता है तो थाइमोसिन रिलीज नहीं होता। अब ट्रेनिंग स्कूल में तो चले गए, तो वहां मैक्सिमम बेचारे का ट्रेनिंग इतना मुश्किल होता है कि मैक्सिमम तो टी लिम्फोसाइट्स वहीं पे मर जाते। अब जो टी लिम्फोसाइट्स एकदम ट्रेंड होके कि हाँ अब मैं तैयार हूँ एंड आई कैन ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, चलो अब तो मैं मतलब ट्रेनिंग दे दिया गया हमारे देश के फौजी की तरह कि चलो अब ट्रेनिंग दे दिया गया, अब तो लड़ाई कर सकते हो, ठीक है, या जो भी हो हमारे बॉर्डर पे जा सकते हो। तो इसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया, मैच्योर किया गया, देन ब्लड में छोड़ा गया, और तब इस तरह का जो लिम्फोसाइट्स हुआ, टी लिम्फोसाइट्स क्या कर देगा, ये क्या करेगा,
एक सेकेंड। हाँ, तो अब जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है वो कौन सा इम्यूनिटी देगा? ये देगा तुम्हारा सेल मेडिएट इम्यूनिटी। और ये पता है सेल मेडिएट इम्यूनिटी क्या है? सेल मेडिएट इम्यूनिटी जो होता है तुम्हारे अंदर, बॉडी के अंदर किसी भी वजह से, हो सकता है ड्यू टू द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या कोई और कारण से, जो एंटीजीन्स डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए ये एंटीबॉडीज का दैट इज नोन एज द सेल मेडिएट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी में हेल्प किया। और इस थाइमस ग्लैंड की एक स्पेशलिटी सब सुनते हो कि तुमने बार बार ये सुना होगा, कोरोना में भी देखो, पहले जितने भी एडल्ट क्या मतलब जो बुजुर्ग थे उनको पहले वैक्सीनेट किया गया, फिर एडल्ट को किया गया, अब बच्चों की बारी है। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि ये कहा जाता है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है? क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड जो होता है बच्चों में डेवलप होता है और धीरे 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 जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाता है और बुजुर्गों में तो एकदम खत्म ही हो जाती है इसकी। तो इसलिए जो इम्यूनिटी तुमको डेवलप करना है अभी डेवलप कर दो, क्योंकि बार बार ये टी लिम्फोसाइट का फिर प्रोडक्शन नहीं होता। ये जो हो गया फिर तुम्हारे बॉडी में तैयार होकर रह गया, जो तुम्हारे एंटीबॉडीज वही तुम्हारे ताउम्र फिर फाइट करते रहेंगे एंटीजन से। तो ये सब हमारा जो भी डेवलपमेंट का काम होते रहता है ये हमारे क्या होता है बचपन में ही होते रहता है। फिर एक बार एडल्टहुड में आ गए तो, और एक तो एज तक बहुत चीजों का प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है जब देखो कि सब कुछ स्टॉप हो जाता है और डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज थाइमस ग्लैंड के साथ भी है कि ये तो चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एज होते जाता है धीरे 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 ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। थाइमस ग्लैंड भी क्या बताया हमने? थाइमस ग्लैंड में ये हार्ट के जस्ट ऊपर तुम्हारे स्टर्नम के पीछे रहता है, मतलब हार्ट के पास ही बोल सकते हो तुम। इसके बाद ये प्रोवाइड क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है। क्या रिलीज करता है? थाइमोसिन रिलीज करता है। कैसी इम्यूनिटी में हेल्प करता है? क्योंकि ट्रेंड करता है किसको? टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। नहीं क्लियर होगा तो लिखना तुम लोग, डाल दो चैट बॉक्स में, सॉर्ट आउट कर दूंगी कुछ भी प्रॉब्लम है। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी दूसरे ग्लैंड के बारे में, देखते हैं क्या क्या पढ़ाती है जो बच गया है, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। यदि खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर प्रोसेस में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और रिवीजन करो।